हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, किस देश ने अपने नए शाही युग को रीवा नाम दिया? ऑप्शन है ब्रुनोई, कंबोडिया, जापान, डेनमार्क। सही जवाब ऑप्शन सी, जापान। जापान में नए राजकुमार नारुहितो के राजगद्दी संभालते ही वहां पे एक नए युग का आरंभ शुरू हो जाएगा और जिसका नाम दिया गया है रीवा। ये जो नया युग की शुरुआत होगी, नए शाही युग की शुरुआत होगी, वो होगी 1 मई 2019 को, क्योंकि इसी दिन इनके जो राजकुमार है नारुहितो वो अपना राजगद्दी यहाँ पे संभालेंगे। आपको पता है, या आपको बता दूं कि ये जो नारुहितो यहाँ की राजगद्दी संभाल रहे हैं वो इसलिए संभाल रहे हैं क्योंकि अभी जो वर्तमान राजा हैं अकिहितो वो 30 अप्रैल को राजगद्दी छोड़ रहे हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है 2 सदी से भी ज़्यादा समय में कि किसी राजा ने स्वेच्छा से अपनी राजगद्दी छोड़ी है। एक वहाँ पे एक परंपरा है, जैसे ही कोई नया राजा बनेगा उसके साथ ही एक नया शाही युग की भी स्थापना होगी। तो जब सम्राट अकिहितो थे तो अब वहाँ पे हिसेई युग का जो है आरंभ हुआ, जो कि 1989 में शुरू हुआ था। अब चूंकि रीवा की शुरुआत होगी 1 मई 2019 के साथ, तो हिसेई युग का वहाँ अंत हो जाएगा और रीवा की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, पूरे विश्व में जनरली तो हम सब लोग, भारत में बोले या पूरे विश्व में बोले, तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है उसे फॉलो करते हैं। लेकिन जापान है जो कि वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा उसका अपना गैंगो कैलेंडर है जिसे वो फॉलो करता है। तो वो दोनों ही कैलेंडर को फॉलो करता है, एक ग्रेगोरियन और एक गैंगो। अब इस गैंगो कैलेंडर के अनुसार अब जो नया यहाँ पे युग की शुरुआत होगी वो होगी रीवा। तो ये थी पूरी बातें जो जापान ने अपना नया युग की शुरुआत की। अब मैं आपको थोड़ी बातें बता दूं कि एक्चुअली ये रीवा है क्या, रीवा नाम क्या है। देखिए, रीवा का जो, अगर मैं इसको बताऊं कि रीवा 2 टर्म से मिलके बना हुआ है, REI, री, और WA, वा। रीवा का मतलब होता है कमांड या ऑर्डर, और वा का मतलब होता है हार्मोनी, जो कि पीस भी, जो जापानीज वर्ड है उसे पीस के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसा कमांड की शुरुआत होगी जो शांति को, हार्मोनी को बनाए रखेगी, वो युग की शुरुआत होगी रीवा के साथ। और ऐसा पहली बार ऐसे हुआ है कि ये जो ग्रेंगो जो कैलेंडर है उसमें किसी युग का जो नाम है वो जापान के किसी मैथोलॉजी कविता से ली गई है या पोएम से ली गई है। अभी तक देखिए कि पूरे जापान में अभी तक सिर्फ 4 ही एरा हुए हैं। अब इन 4 एरा में कौन कौन से हैं? इसमें है जो, जैसे अभी के जो राजा हैं एम्पेरर अकिहितो के जो करेंट रिजाइम का नाम है वो है हेइसेई। आप लोगों को ये याद रखना है, जो 1989 से शुरू हुई और अब जाके 31 या 30 अप्रैल को खत्म होगी। हेइसेई से पहले थी शोवा एरा जो 1926 से लेके 1989 तक थी। शोवा एरा से पहले थी ताइशो एरा जो 1912 से लेके 1926 तक थी, और ताइशो एरा से पहले थी मैजी गैंगो जो 1868 से लेके 1912 तक थी। तो ये कुल 4 एरा वहाँ पे हुए हैं और अभी जो एरा नया शुरू हो रहा है वो जापान का 5वां एरा है। तो ये थी पूरी घटनाक्रम जापान के नए एरा के बारे में। अगर हम इसके मैप को देखें, जापान के मैप अगर आप लोग देखें तो ये एक छोटा सा आइलैंड, अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो ये बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इस छोटे से आइलैंड ने ऐसा कारनामा कर दिया कि ये विश्व के टॉप पावरफुल कंट्री में जापान का नाम गिना जाता है। राजधानी यहाँ आप देख सकते हैं, इसका जो कैपिटल है वो टोक्यो है। और इसे आप लोग याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके आप पड़ोसियों के भी नाम देख सकते हैं, चाइना, नॉर्थ कोरिया, सियोल। और ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आइलैंड है जिसको लेके कोरिया जापान में आपस में बहुत सारे जो है वहाँ पे इश्यूज चलते रहते हैं। तो मिला जुला के अगर आप जापान के आइलैंड को देखें तो बहुत ही छोटा आइलैंड है, और आप इसके जो सिटीज़ के नाम है हाथों पे गिन सकते हैं, ऐसे ऐसे सिटीज़ हैं। लेकिन ये सिटीज़ ऐसे लगते छोटे हैं, लेकिन अगर इनका प्रोडक्शन देखें, इनकी पूरी की पूरी इनकम देखें तो विश्व के बड़े बड़े शहरों से भी ज़्यादा है। आज का दूसरा सवाल, केंद्र सरकार ने किस राज्य के 3 जिलों में आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अस्थवा को 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस है
असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सही जवाब ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले हैं, तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग, जहाँ पे जो जिस तरह से वहाँ व्यवस्था है या आतंकी गतिविधि चल रही है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि यहाँ पे 6 और महीने के लिए अस्पा को यहाँ बढ़ा दिया जाए और इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके साथ ही आसाम से लगे 8 थाना क्षेत्र हैं, उसे भी अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों की लगातार चल रही गतिविधि है और ये बहुत ही चिंता का कारण है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, और जिसके कारण ये स्टेप केंद्र सरकार ने लिया है। अब आप लोग अगर आप लोगों को ये नॉलेज हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अस्पा क्या होता है। अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं तो ये आर्म्ड फोर्सेस जो है, आर्म्ड फोर्सेस को यानी सेना को एक स्पेशल पावर देता है। क्या स्पेशल पावर देता है? टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया। साथ ही उनको ये एक अथॉरिटी दी जाती है कि किसी भी तरह के गैदरिंग को, अगर 5 लोग या उससे ज़्यादा के लोग अगर एक साथ किसी एरिया में गैदरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे वो किसी भी तरह के फोर्स का इस्तेमाल करके इन 5 लोगों को या इससे ज़्यादा लोगों को डिस्पर्स कर सकते हैं, चाहे वो ओपन फायरिंग हो या भी किसी तरह का भी वहाँ पे पावर का यूज़ हो। अगर वहाँ पे इनफ ऐसा कोई रीजनेबल सस्पिशन है तो आर्मी क्या कर सकता है, वैसे लोगों को अरेस्ट भी कर सकता है, वो भी बिना वारंट के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अस्पा को बहुत ही सख्त एक कानून बनाती है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 राज्यों को अशांत क्षेत्र, 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, तो फिर ये अशांत क्षेत्र होता क्या है समझिए। ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया या अशांत क्षेत्र है, ये अफसा जो कानून है इसके सेक्शन 3 में इसे डिफाइन किया गया है और जिसके तहत ये बताया गया है कि एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज या रीजनल और कास्ट और कम्युनिटी के बीच। अगर ये किसी भी तरह का डिस्टरबेंस वहाँ हो रहा है इन सारी चीज़ों को लेके, तो फिर उसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अब इस अशांत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से उन्होंने बताया कि रिलीजियस मैटर हो सकता है, रेशियल मैटर हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, रीजनल ग्रुप हो सकता है, कास्ट हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है। और या तो केंद्र सरकार या गवर्नर या स्टेट के अथॉरिटी उस जगह को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है, ऐसा बताया गया है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन है सुनील गावस्कर, मनु साहनी, आकाश चोपड़ा, एहसान मनी। सही जवाब ऑप्शन बी मनु साहनी। मनु साहनी इससे पहले ESPN स्टार स्पोर्ट्स के पूर्व प्रबंध निर्देशक रहे और अभी वो जो ICC के CEO हैं रिचर्डसन, उनके साथ वो काम कर ही रहे थे, लेकिन अब वो डेविड रिचर्डसन का स्थान ले लेंगे, लेकिन फिर भी वो जुलाई 2019 तक रहेंगे और उनके साथ ही मनु साहनी काम करेंगे। उनका जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो 2 दिवसीय 2 डेज का एक इंटरव्यू प्रोसेस था, उसके बाद इनके नाम को फाइनल किया गया है। और अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया? ऑप्शन से भारत, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, चीन। सही जवाब ऑप्शन बी साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने भारत को, इंडिया को फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में हराकर ये जो टूर्नामेंट है, कहाँ ये हुआ था? ये हुआ था मलेशिया के इपोह में। मलेशिया इपोह में ये टूर्नामेंट हुआ जिसके फाइनल में साउथ कोरिया और इंडिया पहुंचे थे, लेकिन साउथ कोरिया ने 5 बार के चैंपियन भारत को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिए थे। हालांकि अगर बात करें विश्व रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पे, वहीं साउथ कोरिया को देखेंगे तो ये 17th पोजीशन पे है। और जो शुरुआत हुई थी वो सिमरनजीत सिंह ने अपना एक गोल बना दिया था हॉकी में, लेकिन बाद में दक्षिण कोरिया के जोंग जोंग ह्यूंग ने, जिन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक करके 1-1 की बराबरी की और फिर मैच इसी बराबरी पे खत्म हुआ। फिर पेनल्टी शूट आउट से जो है इस मुकाबले को दक्षिण कोरिया ने जीत लिया। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने किसके अध्यक्षता में जमाते इस्लामी JKLA पर पाबंदी की समीक्षा के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया? ऑप्शन है न्यायमूर्ति पाटिल, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति इंदु, न्यायमूर्ति वेणुगोपाल। सही जवाब ऑप्शन बी न्यायमूर्ति चंद्रशेखर। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण या अथॉरिटी गठित किया है जो इस बारे में निर्णय लेगा कि क्या जमाते इस्लामी
जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कि यासीन मलिक उनके चीफ हैं, पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार के पास समुचित कारण है या नहीं है। आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत जो सख्तियां मिलती है उसको इस्तेमाल करते हुए ये फैसला लिया। इससे पहले 28 मार्च और 22 मार्च को इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर और JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बैन कर दिया था और उनके जो मुखिया थे यासीन मलिक, इसे भी अरेस्ट कर लिया था। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय चैनल ने नंबर 1 यूट्यूब चैनल का स्थान हासिल किया? ऑप्शन है टी सीरीज, सेट इंडिया, स्पीड रिकॉर्ड्स, जियो म्यूजिक। सही जवाब ऑप्शन ए टी सीरीज। आपको पता होगा कि पिछले 6 महीने से टी सीरीज और स्वीडिश कंपनी है प्यूडीपाई को लेके काफी दोनों के आपस में मुकाबले चल रहे थे कि यूट्यूब पे नंबर 1 प्लेटफॉर्म कौन बनेगा, नंबर 1 चैनल कौन बनेगा। और इसे फाइनली टी सीरीज ने इस लास्ट 31 मार्च तक में उसने ये मुकाबला जीत लिया। उसके पास 9,17,74,917 सब्सक्राइबर थे, वहीं प्यूडीपाई के पास 9,17,05,546 सब्सक्राइबर ही थे और फिलहाल टी सीरीज नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन गया है। अगला सवाल, मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2019 की शुरुआत किस शहर में हुई? ऑप्शन है कुआलालंपुर, मलक्का सिटी, सिंगापुर, इपो। सही जवाब ऑप्शन ए कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में इस बार 2019 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कल से यानी 2 अप्रैल 2019 से शुरू हुई, जो कि 7 अप्रैल 2019 तक चलेगी। इसका ऑफिशियल नाम देखें तो यह है सेलकॉम एग्जिटिया मलेशिया ओपन 2019। ये BWF वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है, उसका ये 9वां टूर्नामेंट है और ये मलेशिया ओपन टूर्नामेंट ये 1937 से आयोजित किया जा रहा है। ये मलेशिया के बैडमिंटन एसोसिएशन के मंजूरी के साथ ही आयोजित होता है, जिसे एक्सियाटा एरिना जो स्टेडियम है कुआलालंपुर में, वहां पे इसकी शुरुआत की गई है। भारत की तरफ से इसमें PV संधू, साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी भाग ले रहे हैं। और अब आज का अंतिम और 8वां सवाल, भारत ने एशिया और अफ्रीका में अपने त्रिकोणीय विकास सहयोग का नवीनीकरण किस राष्ट्र के साथ किया? ऑप्शंस हैं USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान। सही जवाब ऑप्शन ए USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन भारत और अमेरिका ने उस करार का नवीनीकरण किया जिसमें एशिया और अफ्रीका समेत साझेदार देशों की विकासप्रद महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। सीधा सा बात है कि भारत और अमेरिका, ये जो एशिया और अफ्रीका में जो भी देश हैं, जो भी अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, उनके साथ एक फ्रेमवर्क के तहत भारत और अमेरिका जो है काम करेगा। इस पे सबसे पहले नवंबर 2014 में हस्ताक्षर हुआ था। अब इसका समय खत्म हो रहा है तो इसको फिर से रिन्यू किया गया, नवीनीकरण किया गया। अब इसकी जो करार का जो डेट है वो 2021 तक बढ़ गई। इसमें वैश्विक लेवल पे कैसे स्टेबिलिटी लाया जाए, कैसे इसमें पूरी तरह के समृद्धता लाया जाए, इसके लिए भारत और अमेरिका अपने अपने साझेदारी को, अपने अपने अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करते हैं और फिर इसके ऊपर काम करने का जो है निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम खत्म कर देंगे आज के इस सेगमेंट को, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहां पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था उसका जवाब देखेंगे और आपके लिए एक सवाल भी रखेंगे। तो सवाल था, हाल ही में किस बैंक ने रिलायंस इंडस्ट्री TCS के 100 बिलियन M-CAM क्लब में खुद को शामिल किया? ऑप्शन है HDFC, ICICI, SBI, BOB। सही जवाब ऑप्शन ए HDFC। हाल ही में HDFC 100 बिलियन का जो मॉनेटरी है, जो मिड कैप क्लब है, उसमें शामिल करने वाला भारत का तीसरी बड़ी एक कंपनी बन गई है। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, अंतर्राष्ट्रीय ऑटिज्म जागरूकता दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। आप अपने जवाब को हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, साथ ही अपने फीडबैक को हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकॉन है बगल में उसे जरूर आप लोग प्रेस कर दें, क्योंकि इसके बाद जो भी यहाँ वीडियो अपलोड होते हैं डायरेक्ट आपके मेल में चली जाती है, आपको सीधे सीधे आपके इनबॉक्स में वो हम दिखा देते हैं जो भी नए वीडियोज आए हैं। तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।